गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए राष्ट्रपति के बारे में एक बहुत ही यूज़फुल क्लास लेकर के आया हूं। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था राष्ट्रपति के बारे में, और आज हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति के बारे में मतलब राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं जिन्हें वो यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है प्रशासनिक शक्ति। ठीक है, सबसे पहली जो शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है वो है प्रशासनिक शक्ति। फिर है सैन्य शक्ति, सेना की शक्ति, विधायी शक्ति, आपातकालीन शक्ति और न्यायिक शक्ति। तो ये जो टॉपिक्स हैं, इन्हीं टॉपिक्स को बारे में हम लोग आज बहुत ही अच्छी तरह से पूरा फुल डिटेल में जानेंगे। तो पूरा वीडियो आप लोग देखें, लास्ट तक वीडियो में बने रहें, और आशा है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी होगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, प्रशासनिक शक्तियाँ। प्रशासनिक शक्तियों में क्या होती है, इसमें जो होती है इसमें नियुक्तियाँ की जाती हैं। किन की नियुक्ति की जाती है, अभी मैं जितने भी पदों के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। जो भी हमारे देश का प्रधानमंत्री बनेंगे उनकी जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति करेंगे। सारे मंत्रीगण की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, सारे स्टेट्स के और यूटीज़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और स्टेट्स के गवर्नर होते हैं, यानी राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति ही करते हैं। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति भी कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनके जजों की नियुक्ति भी कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति ही करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्त, इनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति ही करते हैं। यूपीएससी के चेयरमैन और उनके सदस्यों की नियुक्तियां भी राष्ट्रपति ही करते हैं। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति मतलब अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन, ठीक है, चेयरमैन की नियुक्ति भी कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति ही करते हैं। आशा है आप लोगों को समझ में आई होगी बात। ठीक है, तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सैन्य शक्तियाँ। अब सेना के बारे में क्या शक्तियाँ हैं, ये सिर्फ एक लाइन में आप लोग मोटा मोटी समझ सकते हैं कि तीनों सेना, वायु सेना, जल सेना और थल सेना, तीनों सेनाओं के हेड जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति ही होते हैं। ठीक है, तीनों सेना के प्रमुख राष्ट्रपति ही होते हैं। तो ये हुई सैन्य शक्तियाँ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ आखिर होती क्या हैं। कोई भी कानून लोकसभा और राज्यसभा में बिल पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं और वह कानून बन जाता है। जैसे कोई भी विधेयक संसद में पास होता है और जब तक उसमें राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक वो बिल जो है एक्ट में नहीं बदल सकता है, वो विधेयक कानून में नहीं परिवर्तित हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले बिल आता है, उसके बाद लोकसभा राज्यसभा में पेश होता है और उसके बाद जब राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो जो बिल है एक्ट बन जाता है, यानी विधेयक कानून में परिवर्तित हो जाता है। ये आप लोग समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अनुच्छेद क्या है, अब मैं पॉइंटर को थोड़ा रेड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। अनुच्छेद 123 में क्या कहा गया है, ये सभी विधायी शक्तियाँ के अंतर्गत आ रहे हैं। अभी हम लोग इसके आगे पॉइंट में नहीं गए हैं, अभी हम विधायी शक्तियाँ के अंतर्गत ही देखेंगे। तो अनुच्छेद 123 में क्या है, इसमें राष्ट्रपति को अकेले कानून बनाने का अधिकार है। देखिए, अकेले कानून बनाने का अधिकार होगा, लेकिन सिर्फ विशेष परिस्थितियों में। ऐसा नहीं कि जब मन किया कानून बना दिया, ऐसा नहीं है। किसी विशेष परिस्थिति में जो राष्ट्रपति होते हैं अपने इस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम लोग अध्यादेश कहते हैं। इसको अंग्रेजी में ऑर्डिनेंस बोला जाता है। तो
आप लोग इसको समझेंगे, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इस लाइन को। इसमें क्या कहा गया है, इसमें राष्ट्रपति को अकेले कानून बनाने का अधिकार जरूर है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जब ज़रूरत हो तब, जब देश को कोई कानून की एकदम सख्त ज़रूरत हो तब अध्यादेश ला करके वो अकेले कानून बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 128। इसमें क्या है, इसके आधार पर राष्ट्रपति को संसद में संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सीटिंग बुला सकते हैं। संसद में लोकसभा और राज्यसभा की सीटिंग अनुच्छेद 128 के अंतर्गत बुला सकते हैं राष्ट्रपति। मतलब आप सीधा समझिए कि 128 अनुच्छेद 128 के अंतर्गत संयुक्त बैठक यानी लोकसभा और राज्यसभा की एक साथ बैठक बुलाई जा सकती है। और ये बुलाने का अधिकार किनके पास है, तो हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पास है। आशा है आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में क्या कहा गया है, इसके आधार पर राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य, देखिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आप लोगों का, सीधा सीधा आप लोगों का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो अनुच्छेद 80 में ये बात कही गई है कि इसके आधार पर राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 में क्या कहा गया है, इसके आधार पर राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को, देखिए और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया आप लोगों के पास, और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के पास आ चुका है 2 अनुच्छेद 331 के अंतर्गत। अनुच्छेद 80 में क्या कहा गया था कि राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अनुच्छेद 331 में क्या कहा गया है कि 2 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा कहाँ लोकसभा में मनोनीत किया जाता है, जो आंग्ल भारतीय होते हैं, ठीक है, आंग्ल भारतीय होते हैं उनको मनोनीत किया जाता है लोकसभा में 2 सदस्यों को, और 12 सदस्यों को राज्यसभा में अनुच्छेद 80 के अनुसार। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अनुच्छेद 112, इसमें क्या कहा गया है, इसके आधार पर राष्ट्रपति बजट को वित्त मंत्री के माध्यम से प्रस्तुत करवाते हैं संसद में, ठीक है। इसके आधार पर क्या करते हैं, राष्ट्रपति बजट को किसके द्वारा पेश करवाते हैं, तो वित्त मंत्री के द्वारा पेश करवाते हैं, ठीक है। आशा है आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अनुच्छेद 151। 151 में क्या दिया गया है हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 151 में कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका फुल फॉर्म होता है हिंदी में। तो इसमें क्या है, इसमें कैग नामक एक संस्था होती है, आप लोगों को पता है। इसके महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति के आदेश पर संसद में वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। कैग के जो महालेखा परीक्षक होते हैं वो वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति के आदेश पर संसद में पेश करते हैं। अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद कितना था, अनुच्छेद 151, ठीक है। अनुच्छेद 151 के आधार पर अनुच्छेद 151 देखेंगे हम लोग। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है अनुच्छेद 281। इसमें क्या कहा गया है, इसके आधार पर राष्ट्रपति के आदेश पर वित्त आयोग रिपोर्ट संसद में पेश करते हैं। अनुच्छेद 281 के अंतर्गत इसके आधार पर राष्ट्रपति के आदेश पर वित्त आयोग, कौन सा आयोग, वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन, अपने रिपोर्ट को संसद में पेश करते हैं राष्ट्रपति के आदेश पर, अनुच्छेद 281 के आधार पर, ठीक है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आर्टिकल्स, कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं, अनुच्छेद आपको याद होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सारा अनुच्छेद आपको याद करना है, वैसे होगा भी नहीं, लेकिन जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको तो आपको याद रखना ही होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है, अनुच्छेद 323। अनुच्छेद 323 में हम लोग देखते हैं, इसके आधार पर राष्ट्रपति के आदेश पर यूपीएससी प्रतिवर्ष अपना रिपोर्ट संसद में पेश करते हैं। यूपीएससी का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। ये क्या करती है, प्रतिवर्ष अपना रिपोर्ट संसद में पेश करती है राष्ट्रपति के आदेश पर। अनुच्छेद 323 के आधार पर इसमें कहा गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या है। अगला हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 340। इसमें क्या है, इसके आधार पर राष्ट्रपति के आदेश पर ओबीसी आयोग, है ना, पिछड़ा वर्ग के बारे में, ओबीसी आयोग हर साल संसद में एक रिपोर्ट पेश करते हैं। ये भी राष्ट्रपति के आदेश पर ओबीसी आयोग जो है हर साल संसद में एक रिपोर्ट पेश करते हैं, अनुच्छेद 340 के आधार पर। अब अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 338। इसका इस्तेमाल करके अनुसूचित जनजाति आयोग
अपना रिपोर्ट संसद में पेश करते हैं राष्ट्रपति के आदेश पर। ये भी ऐसा है, ये ओबीसी वाला है और ये अनुसूचित जनजाति का है। इन दोनों का रिपोर्ट संसद में पेश किया जाता है किनके आदेश पर? राष्ट्रपति के आधार पर। लेकिन अनुच्छेद आपको याद रखना है, ओबीसी के लिए 340 और अनुसूचित जनजाति के लिए 338। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग अगला देखते हैं, अगला अनुच्छेद क्या है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 338A। इसका पहले वाला क्या था? अनुच्छेद 338। अब वाला है अनुच्छेद 338A। इसमें ए को जोड़ दिया गया है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। इसके आधार पर अनुसूचित जनजाति भी राष्ट्रपति के आदेश पर अपना रिपोर्ट संसद में पेश करती है। ठीक है, सॉरी मैं एक चीज़ यहाँ करेक्शन करना चाहूँगा। ये जो है ये जाति है, ये सिर्फ अनुसूचित जाति है। ये सिर्फ जो है अनुच्छेद 338 में क्या है, इसके इस्तेमाल करके अनुसूचित जाति आयोग अपना रिपोर्ट संसद में पेश करते हैं। ये अनुसूचित जाति अपना रिपोर्ट जो है संसद में पेश करते हैं। ठीक ना, ये अनुसूचित जाति अपना रिपोर्ट संसद में पेश करते हैं अनुच्छेद 338 के आधार पर। और 338A में क्या है, अनुसूचित जनजाति अपना रिपोर्ट संसद में पेश करते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसको आप लोग देख लेंगे। अनुच्छेद 338 में क्या है, अनुसूचित जनजाति के बारे में है। और अनुच्छेद 338A में क्या है, अनुच्छेद 338A में अनुसूचित जनजाति के बारे में है, जो अपना रिपोर्ट संसद में राष्ट्रपति के आदेश पर पेश करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसके आगे क्या है, और भी शक्तियाँ हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति की क्या क्या है। अब हम लोग देखते हैं न्यायिक शक्तियाँ। ठीक है, कि न्यायिक शक्तियाँ क्या क्या है राष्ट्रपति के पास। सिर्फ एक लाइन में आप लोग समझेंगे, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियाँ मिली हैं। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियाँ मिली हैं। ठीक ना, अब आखिरी पॉइंट, लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर लगभग एग्ज़ाम्स में आती ही हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आप लोगों को भी पता होगा मुझे उम्मीद है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो आपातकालीन 3 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352 में, 356 में और 360 में। तो सबसे पहले क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल, और ये कितने अनुच्छेद में है? 352 में। ठीक है, 352, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत कौन से आते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल। और उसके बाद 356 में आते हैं राष्ट्रपति शासन। कोई भी स्टेट में जो राष्ट्रपति शासन लगता है कानून व्यवस्था बिगड़ने के बाद, उसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 में क्या है, तो वित्तीय आपातकाल, जो अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है। ठीक है, आप लोग इसको भी ध्यान में रखेंगे कि वित्तीय आपातकाल भारत में अभी भी भारत आज़ाद होने के बाद एक बार भी नहीं लगा है। और राष्ट्रपति शासन तो कई बार लग चुका है। ठीक है, इसी तरह राष्ट्रीय आपातकाल भी लग चुका है। सिर्फ वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक नहीं लगा है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा, आप लोग बहुत कुछ इसमें क्लियर हो गया होगा। राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर बहुत सारे डाउट्स होंगे जो क्लियर होंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। हो सकता है कि मैं उसको सुधारने की कोशिश करूं और नेक्स्ट वीडियो में उसको करेक्ट करके और अगली वीडियो में जब भी बनाऊं उसको मैं क्लियर कर दूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में प्रॉब्लम्स ना हो। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। और अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा, हमारे चैनल के द्वारा किया गया एफर्ट अगर आप लोगों के लिए लाभकारी रहा, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है फागू सर ऑनलाइन क्लासेस, और ज्वाइन होकर लाभ ले सकते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए। हम लोग यहाँ क्लास लेते रहते हैं और बहुत ही यूज़फुल क्लास होती है यहाँ पर, और फ्यूचर में और भी बेटर क्लास होंगे यहाँ पर। और अगर आपको कोई दिक्कत, समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं, और भी बेहतर प्रयास करके मैं आप लोगों के लिए क्लासेस लाने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर चैनल की इस वीडियो को अच्छा लगा, अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, अगर आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें हमारे चैनल से और लाभ ले सकें। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। शुभ दिन हो आपका, और अच्छे से पढ़ें और मन लगाकर पढ़ें।
ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।